डिस्कसिंग दैट इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर्स एक्ट 2025 एक्ट के प्रोविजंस, उसमें कई सारी चीज़ें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि अभी तक क्या था कि इंडिया में ये जो इस टाइप के जो लॉज थे वो स्कैटर्ड थे, उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। पासपोर्ट एंट्री एंट्री एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1946, इमिग्रेशन, कैरियर लाइबिलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इन सभी लॉज को एक जगह पे ले आएंगे, तो उससे जो इमिग्रेशन और जो फॉरेनर्स एक्ट है उसमें कई सारे चेंजेस करके उसको एक ही जगह पे कंपाइल कर देने से काम करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नाउ केम टू द इफेक्ट सितंबर 1 से ये एक्टिव हो गया है। रिवैम्प्स इंडियाज फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग फॉरेन नेशनल्स विद क्लैरिटी, एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। अब इसमें क्या होगा, न्यू एक्ट इन सारे एक्ट को रिप्लेस करेगा। व्हाई द न्यू ओवरऑल वाज नीडेड, ओल्ड रिजीम फ्रेगमेंट ऑफ द आउटडेटेड विद द ओवरलैपिंग प्रोविजंस है। एक प्रोविजन दूसरे प्रोविजन से ओवरलैप कर रहा था, ये सिस्टम आउटडेटेड हो चुका था, प्लस स्कैटर्ड था, एक जगह पे कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं था। एग्जाम्पशंस क्या थी, नेपाली, भूटानी, तिब्बतियन, श्रीलंकन, तमिल, ये सब एग्जाम्पशन के अंदर आते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेटिव गैप के अंदर मैनुअल रिपोर्टिंग करनी होती थी, उसमें डिले होता था। वीक कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेके प्रॉब्लम थी, और कई सारे दूसरे इश्यूज थे इसके साथ। पुराने एक्ट के, पुराने सिस्टम के कई प्रोविजंस में प्रॉब्लम थी। तो प्रोटेक्शन एंड द अपील, सेफगार्ड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन एरर्स एंड गुड फेथ एक्शन है। अपील अलाउड अगेंस्ट पेनल्टीज, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी, सेंटर होल्ड प्राइमरी पावर, कैन डेलीगेट टू स्टेट एंड ड्यूटी। देखो पॉइंट ये है कि कई सारे प्रोविजंस में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। एक मिनट बेटा, कुछ मिस हो गया इसके अंदर। हाँ, एक स्लाइड मिस हो गई। तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स थे, हम लोगों ने डिस्कस किया। कई सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया पहुंचते हैं, लोग इमिग्रेशन के थ्रू आते हैं, या फॉरेनर जो भी इंडिया पहुंचते हैं, तो उनके लिए कुछ ठीक से मैकेनिज्म था नहीं पुराने सिस्टम के अंदर, और मैकेनिज्म था भी तो उसमें बहुत सारी स्कैटर्ड चीजें थी। अब इतनी सारी चीजों के स्कैटर्ड हो जाने की वजह से गुड इवनिंग बेटा, ठीक है ना सब? हाँ ठीक है। तो स्कैटर्ड होने की वजह से गवर्नमेंट को उन लोगों को जो आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती थी। कई सारे लोग बहुत लंबे लंबे टाइम तक इंडिया स्टे कर जाते थे, और फिर कई लोग इंडिया एंटर करके गुम हो जाते थे, जो पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं, कई सारे गुम हो जाते हैं। और उसके पीछे जो दिक्कत थी वो लॉज के अंदर की कई सारे फ्लॉज थे। उसके बाद मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी, डिले होती थी, वीक कोऑर्डिनेशन था सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, नॉन यूनिफॉर्म रूल फॉर रिस्ट्रिक्टेड प्रोटेक्टेड एरियाज थे, एंट्री एंड वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड पासपोर्ट प्लस वीजा रिक्वायर्ड अनलेस एग्जम्प्टेड। एंट्री एग्जिट ओनली थ्रू द डेजिग्नेटेड इमिग्रेशन पोस्ट, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड एंड रेल, सिर्फ इन्हीं रूट से आपका इमिग्रेशन होगा, डेजिग्नेटेड इमिग्रेशन पोस्ट इसी तरीके से। तो पावर ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिसर के पास क्या होगी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, बीच में रह गया, कि अथॉरिटी टू वैलिडेट, डिनाई एंड एंट्री एग्जिट। आपके आने और जाने के लिए ऑफिसर्स को अथॉरिटी मिली है कि एंट्री एग्जिट को बैन कर सकते हैं। अगर आप बाहर से इंडिया पहुंच रहे हैं, आपका इंडिया एंट्री आपकी बैन कर सकते हैं, आपको एयरपोर्ट से वापस भेज सकते हैं, या बाहर जाना चाहते हैं तो जाना रोक सकते हैं। देन कैन रिफ्यूज एडमिशन टू सिक्योरिटी ग्राउंड्स, या रीजन जो उसके पीछे यही देंगे कि सिक्योरिटी ग्राउंड के ऊपर आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता, इंडिया में एंट्री नहीं दे सकते। रजिस्ट्रेशन एंड द लोकल कंट्रोल, फॉरनर्स मस्ट रजिस्टर्ड विद FRRO, SP एंड DC। अब इनके पास आपको SP और DCP, इनके पास आपको रजिस्टर कराना होगा। उसके बाद मॉनिटरिंग टू स्टे, मूवमेंट एंड कंप्लायंस, उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे हैं, किस एरिया में मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी एरिया में घूमने आए हैं, पंजाब में आप मत्था टेकने आए हैं, गुरुद्वारे में आए हैं, या फिर आप तमिलनाडु में आए हैं, तो ऑब्वियसली आप जिस शहर में आए हैं, जिस स्टेट के लिए आए हैं, उस स्टेट के बाहर आप ट्रेवल करते अगर पकड़े गए तो उस केस में आपको ना सजा मिलनी चाहिए, या फिर आपको उसी टाइम पर डिपोर्ट कर देंगे जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। जिस शहर के लिए, जिस एरिया के लिए, जिस स्टेट के लिए, या जिस पर्पज के लिए वीजा मिला है, उस पर्पज के अलावा आप किसी दूसरे पर्पज में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, यहां से लोग जो पाकिस्तान गुरुद्वारों की यात्रा के लिए जाते हैं, या कटास राज के लिए जाते हैं, मंदिर की यात्रा पे लिए जाते हैं, तो उन लोगों को भी साथ सिक्योरिटी होती है, उसके बाहर उनको आना जाना अलाउड नहीं होता। तो गुरुद्वारों के दर्शन करने गए, गुरुद्वारों के तक ही लिमिटेड रहेंगे।
यहाँ पर कोई पाकिस्तान से इंडिया में अजमेर शरीफ के लिए आया या किसी और काम के लिए रिश्तेदार से मिलने के लिए आया, तो जिस शहर के लिए आया उसी शहर का उसी एरिया का उसको वीजा है, अदरवाइज वो किसी दूसरे शहर दूसरी स्टेट में मूव नहीं कर सकता। प्रोविजन ये कहता है। बट पॉइंट ये था कि प्रोविजन स्कैटर्ड थे, इधर उधर थे, बिखरे हुए थे, इस करके कई सारे लोग इंडिया में आके इधर उधर हो जाते थे। सो अब उसके बाद ये प्रोविजन हो जाने के बाद ऐसा नहीं होगा। खासतौर के ऊपर पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले लोग जो वीजा से आते थे उनके साथ कई सारी और ये प्रॉब्लम्स थी। अब उसके साथ साथ नाइजीरिया से आने वाले लोग, अफ्रीका से की कंट्री से कई सारे लोग जो हैं यहाँ आते हैं, प्लस आके इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद होटल्स, हॉस्टल्स, पीजीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रिपोर्ट अराइवल डिपार्चर विद इन 24। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपको जो अराइवल और डिपार्चर दोनों की रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज में रिपोर्ट एडमिशन फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स, जहाँ पर आते हैं कई सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं अफ्रीका से इंडिया में। पंजाब में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, कई सारे कॉलेजेस, पीटीयू है, पीसीटी कॉलेज जो हैं, कई सारे कॉलेजेस में आके पढ़ते हैं। हॉस्पिटल में रिपोर्ट ट्रीटमेंट, बर्थ, डेथ एंड ऑफ द फॉरेनर्स, अगर इलाज कराने आए हैं वहां पर भी उनकी जो भी रिपोर्ट होगी वो कहाँ इलाज करा रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। देन उसके बाद प्रीमाइसेस एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, सिविल अथॉरिटी मे रिस्ट्रिक्ट और शट क्लब्स, रिजॉर्ट्स एक्सेट्रा इफ लिंक्ड विद अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। अगर यहाँ पता चला कि इन एक्टिविटीज में फॉरेनर इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए बंद किया जा सकता है, एंट्री बैन हो सकती है उनकी। स्पेशल ऑनलाइन परमिट्स, अब यहाँ पर पॉइंट है, अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है उसके लिए ऑनलाइन परमिट रिक्वायर्ड होगा, मैंडेटरी फॉर द प्रोटेक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड एरियाज। अब प्रोहिबिटेड एरियाज में ट्राइबल एरियाज भी आते हैं इंडिया के, अगर आपको वहां पर भी ट्रेवल करना है, आना जाना है, या फिर वो एरियाज जो आम पब्लिक के लिए नहीं है उसके लिए ऑनलाइन परमिट मिलेगा, परमिट के बिना आप नहीं जा सकते। कई सारी ऐसी सोफिस्टिकेटेड जगह हैं, कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां पर जाना अलाउड नहीं है, जहां पर खास तौर के ऊपर हम लोग, आपको पता होगा कि हम लोग पॉलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं इनर लाइन परमिट, है ना, ILP, इनर लाइन परमिट। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए इनर लाइन परमिट रिक्वायर्ड होगा, या फिर अंडमान निकोबार में कुछ एरिया जहां पर ट्राइब्स रहती हैं वहां पर जाने के लिए आपको परमिट रिक्वायर्ड होगा। फिर उसके बाद एग्जम्प्टेड कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं, देखो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर सिटीजन ऑफ नेपाल एंड भूटान आते हैं, तिब्बतियन रेफ्यूजीज आते हैं, माइनॉरिटी रेफ्यूजीज फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये इंडिया में ये जो आते हैं ये एग्जम्प्टेड हैं। रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल्स ये एग्जम्प्टेड हैं। इंडियन मिलिट्री पर्सनल एंड फैमिलीज इनको एग्जम्प्टेड है। उसके बाद सर्टन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, अलग अलग तरह के पासपोर्ट होते हैं, उनको भी इस तरह की जो है वो एग्जम्प्टेड है इसमें से। तो फॉरेन मिलिट्री एंड ह्यूमैनिटेरियन विजिट्स, एग्जम्पशंस आर रेगुलेटेड एंड कंडीशनल इशूड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब नाउ द पॉइंट इज, इस तरह के सारे अथॉरिटीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किस हद तक सिटीजनशिप देती है, किस हद तक इमिग्रेशन और फॉरेनर्स के लिए लॉ को वो फ्लेक्सिबल रखती है या रिजिड कर देती है। इसमें पार्लियामेंट की पावर को कोई चैलेंज नहीं है, अल्टीमेट अथॉरिटी उसी के पास है। न्यू प्रोविजंस क्या कहते हैं, डिजिटलाइजेशन एंड डाटाबेसेस, सबका डिजिटलाइजेशन होगा, डाटाबेसेस होगा और ऑनलाइन पोर्टल्स होंगे, ऐप फॉर द नोटिफिकेशन, कहीं आप मूव कर रहे हैं ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन उसी के ऊपर आएंगी। देन उसके बाद सेंट्रलाइज डिजिटल डाटा, सेंट्रलाइज के पास भी डिजिटल डाटा होगा, एनफोर्समेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग, सिटीजनशिप डिसीजंस, तो सारे काम इसके अंदर रखे जाएंगे इन्हीं के पास। इसका मतलब डिजिटलाइज होगा सारा डाटा। ग्रेजुएटेड फाइन्स एंड कंपाउंडिंग्स, ओवरस्टे, वीजा वायलेशन, इलीगल मूवमेंट, फाइन फ्रॉम 10,000 to 5 लाख आपको फाइन पे करना होगा। स्पेशल लो फाइन 50 रुपए फॉर रेफ्यूजीज, फॉर तिब्बतन, अफगान एंड पाकिस्तानीज के लिए कुछ एरिया में रखा गया है स्पेशल लो फाइन। रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज मतलब जो तिब्बत से आए हुए रेफ्यूजीज हैं या अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से, रेफ्यूजीज का मतलब हमने उनको रेफ्यूजी एक्सेप्ट किया, मींस वहां की माइनॉरिटी जो इंडिया आई हैं उनके लिए माइनर फाइन रखे हुए हैं। Protection and appeal, safeguard to the humanitarian errors and good faith actions, appeal allowed against penalties, centralization of the authorities, center hold primary power, can delegate to states and duties, uniform insurance for uniformity ensured, no local discretion and exemption। तो स्टेट के पास, अलग अलग स्टेट्स के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई लोकल डिस्क्रिशन नहीं होगा, ना ही एग्जम्पशन होगी, अल्टीमेटली यूनियन का ही लॉ चलेगा, यूनियन लॉज ही यहां पर चलेंगे, स्टेट की अथॉरिटी नहीं चलेगी वहां पे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कोई है, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे आम आदमी पार्टी की है या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो वो अपनी तरफ से एग्जम्प्ट कर दें, ऐसा अलाउड नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक्स CM के पास
एक उनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आके बहुत लंबे टाइम तक रुका करती थी, ओवरस्टे होता था उसका, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो परमिशन देगी उतना ही होगा, उसके अलावा कोई अथॉरिटी स्टेट्स के पास नहीं होगी। क्लैरिटी, वन लॉ इंस्टेड ऑफ द मल्टीपल स्कैटर्ड लेजिस्लेशन, सिर्फ एक ही लॉ है। एफिशिएंसी क्या होगी, डिजिटल रिपोर्टिंग होगी, इसके बाद सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग होगी, उसको ट्रांसपेरेंसी है, यूनिफॉर्म एग्जाम्पशन एंड पेनल्टीज, एनफोर्समेंट बूस्ट, इजियर ट्रैकिंग एंड फॉरेनर्स वाया इंटीग्रेटेड डाटाबेस। अब एक ही जगह के ऊपर डाटाबेस है तो फॉरेनर्स को जो इंडिया विजिट करते हैं उनको मैनेज करना इजी हो जाएगा। कंसर्न पॉसिबल ओवर सेंट्रलाइजेशन, अब यहां पर पॉसिबिलिटी है ओवर सेंट्रलाइजेशन, अल्टीमेट सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख रहा है। स्टेट्स में फेस ऑपरेशनल बर्डन विदाउट एडिक्वेट कैपेसिटी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न डिस्पाइट सेफगार्ड्स, हमेशा रहते हैं कुछ ना कुछ कंसर्न। कंक्लूजन, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025 मार्क्स हिस्टोरिकल overhaul of Indian immigration regime by consolidating laws, mandating legal records and centralized power. It strengthens national security while providing clearer rules for the foreigners. Going forward, balance security imperatives such humanitarian obligation key to its success.